हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी बिलियन का जो लेक्चर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 8। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने इसका यानी जो चैप्टर 2 है आपका उसका 7 लेक्चर कवर कर चुका है। तो अगर आप अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उनका सारा का सारा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारा का सारा लेक्चर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। ठीक है गाइज, इस वीडियो में पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म। गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप क्लास 12 का नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको मतलब सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको फ्री में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन अगर आप नोट्स नहीं लेते हैं तब भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप नोट्स बाई करना चाहते हैं तो आप वहीं से मात्र 499 499 रुपये में सारे सब्जेक्ट के नोट्स बाई कर सकते हैं। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर लीजिएगा अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अणु संख्या गुणधर्म। देखिए अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, देखिए वे सभी गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, ठीक है, तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। देखिए अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिलियन है, यहाँ मैं मान लेता हूँ लाइक देखिए मान लीजिए यहाँ ये मतलब कोई ये बिलियन है। ठीक है, बिलियन मीन्स इसमें विलेय और विलायक हैं। ठीक है, विलेय और विलायक है। विलेयन तो वही होता है ना जिसमें विलेय और विलायक होते हैं। ठीक है, तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है। किसी भी विलेयन का जो अणु संख्या गुणधर्म होता है, ठीक है, वह इस विलेय और विलायक के, ठीक है, कणों पर निर्भर करता है। ठीक है, न कि इसकी प्रकृति पे कि विलेय का मतलब कौन कैसा है, कौन सा विलेय है, ठीक है, या विलायक कौन सा है, कितना है, इस पे नहीं। ठीक, हाँ, कितना है इस पे निर्भर करता है, क्योंकि कितना है उतना ही तो कणों की संख्या होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि विलेय मतलब कैसा है, मतलब वो क्या है, जैसे चीनी है कि तेजाब है कि क्या है, इस पे नहीं, उसकी प्रकृति पे नहीं निर्भर करता है, उसकी संख्या पे निर्भर करता है। ठीक है, तो वही होता है अणु संख्या गुणधर्म। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसकी चलिए एक बार मैं और डिफिनीशन बताता हूँ। ठीक है, वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, ठीक है, यानी वही विलायक पे, ठीक है, कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रकृति पे नहीं निर्भर करते कि वो क्या है, मतलब तेजाब है कि पानी है कि क्या है, इस पे नहीं निर्भर करते हैं, बल्कि इनकी संख्या पे निर्भर करते हैं। वही क्या कहलाते हैं, अणु संख्या गुणधर्म। और देखिए अणु संख्या गुणधर्म आपके 4 प्रकार के होते हैं। आप अपनी बुक में देखिएगा, जो ये अणु संख्या गुणधर्म होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, सेकेंड होता है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, थर्ड होता है हिमांक का अवनमन, और चौथा यानी 4th नंबर होता है परासरण एवं परासरण दाब। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ठीक है, बारी बारी से हम इन चारों टॉपिक को पढ़ेंगे। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए आप अणु संख्या गुणधर्म की भी परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है। तो आप लोग यही लिखोगे कि वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखिए चारों का चारों जो हम पढ़ेंगे उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ये चारों के चारों, ठीक है, अब देखिए द्रव प्लस ठोस विलयन। ठीक है, द्रव, ठीक है, द्रवी विलयन के अंतर्गत आता है द्रव प्लस ठोस विलयन। ठीक है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जो द्रव रहेगा वो रहेगा विलायक, ठीक है, और जो ठोस रहेगा वो रहेगा विलेय।
ठीक है। यानी इसमें हम जितने भी विलयन लेंगे उसमें द्रव के रूप में विलायक रहेगा, ठीक है, और जो विलय रहेगा वो ठोस के रूप में रहेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें जितने भी विलयन हम लेंगे उसमें जो विलायक होगा द्रव रहेगा, ठीक है, और जो विलय रहेगा वो हमेशा ठोस रहेगा, ठीक है। यानी इसमें जितने भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो द्रव प्लस ठोस विलयन के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जो पहली चीज़ है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसे पढ़ते हैं। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। देखिए अवनमन मीन्स कमी से मतलब है, ठीक है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी वाष्प दाब में कमी। अब देखिए इसका मतलब ही है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन लिखने का मतलब कि वाष्प दाब में कमी, ठीक है। इसका मतलब क्या है चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। देखिए जो ये चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको इन चारों में मतलब इसका काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये कंटेनर है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, बंद कंटेनर है, ठीक है। मान लेता हूँ कि इसमें शुद्ध हम लोग का विलायक है, ठीक है। क्या है, शुद्ध विलायक है, इसमें हम लोग का शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब, जी हाँ गाइज, जिसका वाष्प दाब मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए ये चूँकि बंद है कंटेनर तो ये मतलब इसको अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आएगा, ठीक है, इसका वाष्प मतलब बनकर आएगा यहाँ से, मतलब यहाँ टकराएगा और फिर वापस आ जाएगा, यानी नीचे की तरफ इस पर दाब लगाएगा, इसी को हम वाष्प दाब बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो वाष्प दाब मान लेता हूँ वो शुद्ध वाष्प दाब, इसका मतलब जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब P1 नाट है, ठीक है। ये हम लोग का शुद्ध विलायक हो गया, ठीक है, इसका वाष्प दाब P1 नाट है, ओके। अब देखिए यहाँ एक और मैं कंटेनर लेता हूँ, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ मैं और कंटेनर ले लेता हूँ, ये भी बंद है, ठीक है। यहाँ यही मान लेता हूँ, यही हम लोग का यही विलायक है, ठीक है। अब देखिए यही विलायक है, ठीक है, यही का यही, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बाहर से मान लेता हूँ, ठीक है, विलय कण मिला लेता हूँ। विलय कण में मैं मान लीजिए चीनी ही मिला लेता हूँ, चीनी या नमक मिला लेता हूँ, ठीक है, सबसे अच्छा नमक, ठीक है, मान लीजिए नमक। तो चूंकि नमक ठोस रूप में होता है, ठीक है, यानी मैंने बताया कि जो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो विलय लेंगे वो हम लेंगे ठोस प्लस द्रव। तो चूंकि यहाँ हम नमक मिलाएंगे तो ठोस हो जाएगा और यहाँ द्रव पहले से ये है ही, ठीक है। यहाँ कोई जो विलायक रहेगा वो द्रव रहेगा, लाइक जैसे जल हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ हमने मिलाया नमक, ठीक है। तो देखिए जब इसमें नमक हम मिलाएंगे तो नमक क्या होगा कि देखिए इसके कुछ जो अणु होंगे, इसके मतलब ये मान लीजिए यह जल है, ठीक है, विलायक जो है जल है, ठीक है। तो इसके कुछ ऊपर इस तरह आकर यहाँ पे मतलब जम जाएगा, कुछ बीच में आ जाएगा और कुछ नीचे आकर इसकी तली पे जम जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब इसको जब गर्म किया जाएगा तो देखिए अब इसमें से ये जल के मतलब यहाँ उड़ने वाला, मतलब इसको अब चूंकि यहाँ आकर इसके ऊपर इस तरह जम गया है तो इसको उड़ने के लिए कम क्षेत्रफल, मतलब कम क्षेत्रफल मिल रहा है, तो इसलिए कम उड़ेगा, समझ रहे हैं। यानी इसकी अपेक्षा यहाँ वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, कम उड़ेगा। तो यहाँ फिर इससे टकरा कर इस नीचे की तरफ आएगा, यानी एक तरह से बोले तो इसकी अपेक्षा यहाँ जो वाष्प दाब होगा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शुद्ध विलायक था और यहाँ गर्म करें तो इसको उड़ने के लिए मतलब एक अच्छा इस यहाँ से जगह मिल रहा था। लेकिन यहाँ चूंकि हमने नमक मिला दिया, ठीक है, तो यहाँ इस मतलब ये पानी यानी विलायक के ये ऊपर आकर इस तरह मतलब नमक जम गया, तो इसको मतलब उड़ने के लिए कम जगह बचेगा। आप बात को समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि यह नमक क्या है, एक अवाष्पशील, क्या है, अवाष्पशील ठोस है, ठीक है, अवाष्पशील ठोस विलय है, ठीक है। तो चूंकि अवाष्पशील है तो इसका मतलब वाष्पन नहीं होगा, ठीक है, केवल जल का वाष्पन होगा। तो इसकी अपेक्षा, इस शुद्ध विलायक की अपेक्षा इसका वाष्पन कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ P1 जो नाट है इसका जो वाष्प दाब है, ठीक है, इसके वाष्प दाब, इस विलयन का वाष्प दाब मान लेता हूँ कि P1 है, ठीक है, इससे अधिक है, ठीक है, इसका वाष्प दाब अधिक है इसकी अपेक्षा, इस विलयन की अपेक्षा, ठीक है। और यहाँ मान लेता हूँ कि जो हम लोग का विलायक है, ठीक है, विलायक यानी हम लोग का जो विलायक यानी हमने माना शुद्ध विलायक H2O, उसका जो मोल अंश है वह X1 है, ठीक है। और जो विलय हमने इसमें मिलाया है, ये ठोस हमने नमक जो मिलाया है, ठीक है, यानी ये विलय हो गया, ठीक है, इसका हम लोग का मोल अंश X2 है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मतलब नजर आया, ठीक है। यहाँ जो हम लोग का P1 है, ठीक है, यानी P1 हमको लोग का क्या है, इस विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का हम लोग का वाष्प दाब है वो किस पे निर्भर करता है, जो विलयन का वाष्प दाब है वो हम लोग के समानुपाती है, किसके, X1 के,
आप बात को नहीं समझे, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए ये जो P1 है यानी ये जो ये विलयन का वाष्प दाब है, चूँकि ये विलयन है क्योंकि इसमें जल भी है यानी यहाँ वाला जल यानी विलायक है, और जैसे हमने नमक मिला लिया है यानी हम लोग का विलय विलायक हो गया यानी विलयन है। ठीक है, तो इस विलयन का हमने माना कि इसका वाष्प दाब क्या है, P1 है। ठीक है, तो यह P1 किस पे निर्भर करेगा, X1 पे। X1 क्या है, विलायक है, यहाँ विलायक पे निर्भर करेगा यानी विलायक की मात्रा जितनी है। ठीक है, मान लीजिए नमक की मात्रा, विलायक की मात्रा जितनी है, ठीक है, मान लीजिए नमक की मात्रा यहाँ कम रहेगी, ठीक है, तो अधिक वाष्पन होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को, यानी जितनी इस विलायक की मात्रा रहेगी, ठीक है, उसका वाष्पन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी P1 जो होगा, ठीक है, X1 पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, क्या X1 यानी वही विलायक का यानी इसका मोल अंश, इस पे निर्भर कर रहा है। आप बात को समझ रहे हो। तो यहाँ आपको आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब मैं लेता हूँ, यहाँ मैं इसका अच्छे से पूरा सारी चीज़ें लिख रखा हूँ। ठीक है, उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं P1 इक्वल टू, हम इक्वल टू कर देंगे, ठीक है, बराबर कर देंगे, और यहाँ बराबर करने के लिए समानुपाती नियतांक इसको हटाने के लिए हम स्थिरांक लेंगे, और जो स्थिरांक होगा वह यही शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नाट होगा। ठीक है, P1 नाट इंटू X1 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब देखिए यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए मान लीजिए मैं दोनों तरफ मान लीजिए इसको इस तरह लिख, P1 नाट माइनस P लिख देता हूँ। ठीक है, P1 नाट माइनस P1। ठीक है, ये P1 है ना, ये P1 था। ठीक है, तो ये भी P1 होगा। ठीक है, तो P1 नाट में से मैं इस P1 को घटा देता हूँ, और इक्वल टू इधर भी मैं P1 नाट में से इसको घटा देता हूँ, P1 नाट X1 को। आप बात को समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए P1 नाट में से इस P1 को मैंने घटा दिया, और फिर P1 नाट में से इसको मैंने घटा दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हैं आप ना, कोई अंतर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए इधर 3 है, ठीक है, इधर 5 है। ठीक है, इधर 3 है, इधर 5 है, दोनों तरफ मैंने मान लीजिए 10 में से 3 को घटा दिया, और इधर 10 में से मैं 5 को घटा दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों का मान समान वही है। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं। केवल वॉल्यूम बढ़ जाएगी या जो भी है, लेकिन एक अनुपात बोले तो दोनों समान रहेगा, इसका अनुपात, इसका अनुपात समान ही रहेगा। तो उसी तरह यहाँ मैंने कर दिया, P1 नाट में से इस P1 को घटा दिया, और P1 नाट में से यहाँ इसको मैं यहाँ घटा दिया। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए चूंकि P1 नाट हम लोग का क्या है, हमने देखा कि P1 नाट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, और जो यहाँ P1 है, ठीक है, यहाँ जो ये P1 है, ठीक है, वह विलयन का वाष्प दाब है। तो हमने देखा कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, ठीक है, इसकी अपेक्षा अधिक है, यानी विलयन के वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक है, यानी यहाँ अधिक में से कम, यानी एक तरह से बोले तो यहाँ क्या हो गया, इसको हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा P लिख सकते हैं। ठीक है, यानी वाष्प दाब में कमी हो रही है, यहाँ वाष्प दाब अधिक था, यहाँ वाष्प दाब कम हो रहा है, यानी यहाँ वाष्प दाब में कमी, तो वाष्प दाब में कमी को हम डेल्टा P से प्रसिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हम दोनों में P1 नाट हम क्या लेंगे, कामन लेंगे। P1 नाट अगर हम कामन ले लेते हैं तो यहाँ भाग देंगे तो 1, और ये माइनस तो माइनस, और यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, X1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा, या डेल्टा P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस X1 है, हम जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी विलयन हो गया उनमें उनके मोल अंशों का योग, यानी X1 और X2 का जो योग होगा इस विलयन में, ठीक है, यानी मोल अंशों का योग, ठीक है, वो 1 के बराबर होता है हमेशा। हमने जब ये मोल अंश टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, इसके मतलब शायद दूसरे की तीसरे लेक्चर में हम मोल अंश, ये टॉपिक आपका है एक, ठीक है, अलग से एक मोल अंश आप लोग पढ़िएगा, मोल अंश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, उसमें आप लोग पढ़ोगे यही। ठीक है, कि जितने भी विलयन हो गया उसमें विलय और विलायक हो गए, ठीक है, उनके मोल अंशों का योग 1 होता है, हमने ये प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो यहाँ X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि X2 इक्वल टू 1 माइनस X1। ठीक है, यानी हम 1 माइनस X1 की जगह X2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं 1 माइनस X1 की जगह X2 लिख देता हूँ, तो ये हम लोग का P1 नाट का हम लोग का P1 नाट ही रहने था, और 1 माइनस X1 की जगह मैं X2 लिख देता हूँ। ठीक है, या यहाँ से हम X2 इक्वल टू क्या कह सकते हैं, X2 इक्वल टू हम P1 नाट, ठीक है, बटा डेल्टा
देखिए यहाँ x2 इक्वल टू का क्या कर सकते हैं, x2 इक्वल टू अगर हम P1 नाट को इधर लाते हैं तो ये बट्टा हो जाएगा, यानी x2 इक्वल टू हम कह सकते हैं डेल्टा P, ठीक है, डेल्टा P बट्टा में P1 नाट। और यही आप लोग का फार्मूला बनकर अंत में आ जाता है, जहाँ x2 क्या है, x2 हमने देखा था यहाँ विलेय के मोल अंश, ठीक है, विलेय का मोल अंश x2 है। तो ये फार्मूला बन जाता है और इसी पे आप लोग का न्यूमेरिकल होता है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूला बनकर आप लोग का निकल कर आता है। तो चलिए इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ एक बार, और लिखा हुआ हूँ सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैं सारी चीज़ें लिखा हूँ, ठीक है। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, देखिए किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्लियर, कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। और मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों कम होता है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग का मान लीजिए विलायक है, ठीक है, उसमें अवाष्पशील नमक डालेंगे तो वो उसके ऊपरी मतलब सिरे के मतलब काफ़ी भाग को मतलब घेर लेगा एक तरह से, तो इसलिए उसका वाष्पन मतलब पहले की अपेक्षा कम होगा। तो वही यहाँ पे लिख रहा है, वही चीज़ है कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर कम हो जाता है, इससे ही वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके आप देखिए, अगर आपके एक नंबर में अगर क्वेश्चन आए यह, तो केवल इतना ही आप लोग लिखोगे, ठीक है, ठीक है। अगर एक नंबर में अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, तो आप केवल ये हेडिंग डाल दीजिएगा और केवल इसकी डिफिनीशन लिख दीजिएगा। अगर 3 या 5 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, पहले हेडिंग डाल के किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब, ठीक है, ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि यदि विलयन का वाष्प दाब P1, ठीक है, हमने अभी देखा विलयन का वाष्प दाब क्या था, P1 था, ठीक है, और विलायक का मोलंश x1 था और विलेय का मोलंश x2 था, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेंगे कि यदि विलयन का वाष्प दाब P1, विलायक का मोलंश x1 तथा विलेय का मोलंश x2 हो, तब जो P1 यहाँ पे देखिए P लिख दिया हूँ, ठीक है, जो P1 होगा वो किस पे निर्भर करेगा, x1 पे निर्भर करेगा। x1 क्या है, विलायक का मोलंश, क्योंकि विलायक के मोलंश पे ही P1, यानी जितना हम लोग का P1 एक तरह से बोले, यानी P1 जितना अधिक होगा एक तरह से बोले x1 उतना अधिक होगा, या x1 जितना अधिक होगा P1 भी उतना अधिक होगा। तो यहाँ क्लियर है, P1 जो होगा, ठीक है, x1 के समानुपाती होगा, यानी P1 का एक तरह से बोले P1 जितना इसका मान अधिक होगा x1 का ही मान उतना अधिक होगा, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं x1 का जितना मान अधिक होगा P1 का भी मान उतना अधिक होगा, ठीक है। यानी जो P1 है ना, ठीक है, वो x1 पे ही निर्भर कर रहा है, यानी विलायक की मात्रा जितनी होगी, ठीक है, P1 उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि विलायक जितना होगा, चूंकि हम लोग का विलेय तो अवाष्पशील है, यानी वो वाष्पित नहीं होगा, ठीक है, लेकिन विलायक यानी जो x1 है, ठीक है, वो वाष्पशील है, यानी विलेय की मात्रा हम लोग की जितना होगी, ठीक है, उतना ही उसका वाष्पन होगा, यानी x1 जो है P1 जो है x1 पे निर्भर कर रहा है, ठीक है, यानी ये एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है, वही हमने लिखा है कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है, या हम कह सकते हैं, ठीक है, कि P1 इक्वल टू, ठीक है, अब इसको समानुपाती नियतांक को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक ले लेते हैं, और वो स्थिरांक होता है P1 नाट, ठीक है, जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, ठीक है। तो P1 इक्वल टू हम ले लेंगे, ठीक है, P1 नाट इंटू x1, ठीक है, ये जहाँ हम लोग का P1, जहाँ P1 एक स्थिरांक है जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है, ये यहाँ पे लिख भी देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि मैं P1 नाट में से इसको भी घटा देता हूँ और P1 नाट में से इसको भी घटा देता हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए या मैं यहाँ P1 नाट में से इस P1 को भी घटा दिया, ठीक है, और P1 नाट में से इसको भी मैं घटा दिया, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज़ में से हमने दोनों तरफ उसी चीज़ को घटा दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए चूंकि हम लोग का P1 नाट और माइनस P1, ठीक है, हमने अभी देखा कि जो P1 नाट था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, और जो P1 था विलयन का वाष्प दाब था, ठीक है, और जिसमें शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था अधिक था विलयन की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, वाष्प दाब में कमी, ठीक है, यानी इसको हम डेल्टा P से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको P1 नाट माइनस P1 है, इसको हम डेल्टा P कर सकते, वाष्प दाब में कमी, तो इसको हम डेल्टा P से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है।
इक्वल टू इधर देखिए इन दोनों में मैं P1 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि P1 यहाँ भी है, P1 यहाँ, P1 नॉट यहाँ भी है, P1 नॉट यहाँ भी है, तो P1 नॉट इन दोनों में मैं कॉमन लूँगा। ठीक है, तो देखिए P1 नॉट यहाँ कॉमन लूँगा तो यहाँ भाग दूंगा तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, और यहाँ मैं देखिए भाग दूंगा तो P1 नॉट कट जाएगा, x1 बचेगा, यानी डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट कोष्ट में 1 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस x1 आ गया। हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी विलयन हो गया, ठीक है, उसमें उसके मोल मतलब विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग 1 होता है। हमने ये मोल अंश में पीछे पढ़ चुका है। ठीक है, तो विलायक का मोल अंश प्लस विलेय का मोल अंश इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी वही x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ लिख देंगे चूंकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस x1 हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 हो गया, तो 1 माइनस x1 की जगह हम x2 लिख सकते हैं, या x2 की जगह हम 1 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ 1 माइनस x1 है तो 1 माइनस x1 की जगह हमने यहाँ x2 लिख लिया है, तो वही डेल्टा P इक्वल टू ये P1 नॉट तो उसी तरह रह गया, और 1 माइनस x1 की जगह हमने, ठीक है, x2 यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ से इसको हम यहाँ भी इस तरह कर सकते हैं, यह भी फार्मूला आप याद कर सकते हो कि डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट x2, या यहाँ इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग x2 अगर निकालें, ठीक है, तो ये इधर आएगा तो बट्टा हो जाएगा, यानी x2 इक्वल टू डेल्टा P बट्टा में P1 नॉट, और ये आप लोग का फार्मूला हो जाएगा। यही आप लोग का न्यूमेरिकल में काम आएगा। कोई दो चीज़ दी रहेगी, एक को निकालना रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो ये था हम लोग का वाष्प दाब के लिए आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक का उन्नयन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस थैंक यू।